माइक्रोस्कोप के खोज के बाद अध्ययन किया गया कि कोशिका दो प्रकार की होती है, जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होती है। तो बच्चों, मैं दीपक कुशवाहा क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई लेकर आया हूँ। बेटा, इसके पहले इसके कुछ लेक्चर, 2 लेक्चर आ चुके हैं जिसमें आपको इस चैप्टर का बेसिक बताया जा चुका है। तो आपको बेसिक सीखने के लिए आपको इसके पहले की 2 वीडियो देखना आवश्यक है, जिससे आप जो है इसका बेसिक संरचना के बारे में आप अध्ययन कर पाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि जो कोशिका होती है कितने प्रकार की होती है और इन कोशिकाओं को किस आधार पर, किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है, विभाजन किया गया है। तो बच्चों, जब माइक्रोस्कोप की खोज नहीं हुई थी तो उसके पहले जब कोशिका देखा गया तो ये बोला गया कि हमारा जो शरीर होता है वो अलग अलग जो है परमाणुओं या अणुओं की जैसी संरचनाओं से मिलकर बना होता है। कहने का मतलब होता है बहुत छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, ठीक है। लेकिन जब माइक्रोस्कोप की खोज की गई तो ये पाया गया कि जो हमारा शरीर होता है वो 2 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसके बेसिस में कोशिकाओं के आधार पर जो है जीवों को 2 आधार पर 2 वर्गों में डिवाइड किया गया। तो यहाँ पर यदि हम देखें कि कोशिका जो प्रकार है ये 2 प्रकार की होती है, यानी कोशिका के प्रकार की हम बात करते हैं तो कोशिका जो होती है बेटा ये कितने प्रकार की होती है। तो कोशिका जो होती है 2 प्रकार की होती है। ठीक है, कोशिका जो है 2 प्रकार की होती है। अब ये 2 प्रकार की कौन कौन सी है? तो बच्चा, पहला जो इसका प्रकार होता है वो होता है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है बेटा, इसको किस आधार पर प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा गया है? तो यदि हम देखें तो ये जो होती है प्राथमिक कोशिका होती है। क्या होती है बेटा? प्राथमिक कोशिका होती है। प्राथमिक कोशिका का मतलब क्या होता है कि ये जो होती है अविकसित कोशिका होती है। कैसी होती है बेटा? अविकसित कोशिका होती है। अविकसित क्यों बोला गया, क्या रीजन है? तो इसको अविकसित बोलने का मतलब होता है कि इसमें पूर्ण विकसित कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। क्या होता है बेटा? पूर्ण विकसित जो है कोशिकांग क्या होते हैं बेटा? अनुपस्थित होते हैं। यहां पर गौर करने वाली बात क्या है? अनुपस्थित। ठीक है, मतलब ये कहा गया कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है बेटा ये प्राथमिक कोशिका होती है, ये अविकसित कोशिका होती है, ये पूर्ण रूप से यानी इसमें पूर्ण विकसित कोशिकांग क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, और साथ में क्या होता है? इसमें सत्य केंद्रक अनुपस्थित होता है। क्या होता है बेटा? इनमें जो होता है सत्य केंद्रक जो होता है अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित होता है। कहने का मतलब क्या हुआ बेटा? सत्य केंद्रक अनुपस्थित होने का मतलब क्या होता है यहां पर? तो सत्य केंद्रक अनुपस्थित होने का मतलब ये होता है कि इनमें क्या होता है कि जो केंद्रक झिल्ली होती है वो अनुपस्थित होती है। मतलब इनमें जो है क्या नहीं पाया जाता बेटा? इनमें जो है केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। ठीक है, केंद्रक झिल्ली क्या होती है बेटा? अनुपस्थित होती है। एक
इतनी चीजें समझ में आई। मतलब क्या हुआ कि जो कोशिका है दो प्रकार की है। पहली जो कोशिका का प्रकार है बेटा वो है प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? प्राथमिक कोशिका होती है। और क्या होती है? अविकसित कोशिका होती है। और क्या होती है? पूर्ण विकसित कोशिकांग क्या होता है? अनुपस्थित नहीं पाए जाते हैं। और सत्य केंद्रक जो होता है अनुपस्थित होता है, मतलब केंद्रक झिल्ली जो होती है अनुपस्थित होती है। अब केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होने का मतलब क्या है कि इसमें केवल इस तरीके से केवल सर्कुलर जो होता है केंद्रक बस अनुपस्थित यानी प्रेजेंट होता है। यानी इस तरीके से इसमें जो है कुंडलित जो होता है, इस तरीके से इसमें क्या होता है कुंडलित डीएनए बस पाया जाता है। इसमें डीएनए पाया जाता है, लेकिन डीएनए के चारों तरफ किसी भी प्रकार की आवरण नहीं पाई जाती है। इस कारण से इसको हम क्या बोलते हैं? अविकसित कोशिका या अपूर्ण कोशिका भी हम इससे बोलते हैं। ठीक है। इसी तरह यदि हम दूसरा देखते हैं, हमारी जो दूसरी कोशिका है, तो दूसरी कोशिका क्या होती है बेटा? यूकैरियोटिक कोशिका। क्या होती है? यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है। यहां पर यूकैरियोटिक कोशिका की यदि हम बात करते हैं बेटा, तो यहां पर ये क्या होता है? यह पूर्ण विकसित होती है, पूर्ण विकसित कोशिका होती है, पूर्ण विकसित कोशिका होती है। ये पूर्ण विकसित कोशिका होती है। मतलब इसमें क्या होता है बेटा? पूर्ण विकसित कोशिकांग होते हैं, पूर्ण विकसित कोशिकांग होते हैं, पूर्ण विकसित क्या होते हैं? कोशिकांग होते हैं। ठीक है। मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या होता है? सत्य केंद्रक पाया जाता है। इसमें क्या होता है? सत्य केंद्रक क्या होता है? पाया जाता है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। इसके बाद यदि हम देखते हैं कि जो सत्य केंद्रक यदि पाया जाता है, तो आगे यदि हम देखें तो और क्या हो सकता है? तो ध्यान रखना, ये पूर्ण विकसित कोशिकांग होता है। इसमें पूर्ण विकसित क्या होता है? कोशिकांग, यानी विकसित कोशिका होती है, पूर्ण विकसित कोशिकांग होता है, सत्य केंद्रक पाया जाता है। अर्थात क्या होता है? अर्थात केंद्रक के चारों ओर केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली दोहरी केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब केंद्रक के चारों ओर जो होता है दोहरी जो है केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है। अब जिसके बेसिस में हम इनके चित्रों का अध्ययन करते हैं, तो यहाँ पर पहला जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर ये पहला जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है बेटा, तो ये किसका है? प्रोकैरियोटिक कोशिका का, प्रोकैरियोटिक कोशिका का दिखाई दे रहा है। अब यहां पर बच्चा यदि आप देख पा रहे हो, तो यहां पर ये प्रोकैरियोटिक में भी किसका होता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये बैक्टीरिया कोशिका यानी बैक्टीरियल कोशिका का होता है। यहां पर बेटा ये किसका संरचना है? बैक्टीरियल कोशिका की संरचना है। तो सबसे पहले यदि हम देखते हैं किसके चारों तरफ ये जो ग्रीन कलर से आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को, इस संरचना को हम बोलते हैं कैप्सूल। आपने टैबलेट खाई होगी, कैप्सूल टैबलेट खाई होगी,
है ना। तो उस कैप्सूल का यदि आप देखेंगे कि बिल्कुल बेलनाकार होता है और थोड़ा सा इस तरह से कर्व होता है, जो सिरा होता है। ऐसे यहां पर आपको जो संरचना दिखाई दे रही है उसी तरह से बेलनाकार है और थोड़ा सा कर्व संरचना यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस पूरी संरचना को बेटा हम बोलते हैं कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कैप्सूल बोलते हैं। इस पूरे संरचना को हम क्या बोलते हैं? कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कैप्सूल बोलते हैं। ओके, क्लियर हुआ? तो इस पूरी संरचना को हम क्या बोलते हैं बेटा? कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैप्सूल बोलते हैं। इन्हीं चीजें समझ में आए कि नहीं आए? ठीक है। अब ये संरचना को कैप्सूल बोलते हैं, लेकिन इसके सराउंडिंग में एक वॉल होती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, एक सुरक्षात्मक कवच होती है। उस सुरक्षात्मक कवच को बेटा हम बोलते हैं वॉल, भित्ति बोलते हैं। यानी इस सुरक्षात्मक कवच को हम क्या बोलते हैं? यानी वॉल बोलते हैं, भित्ति बोलते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? कोशिका भित्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कोशिका भित्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कोशिका भित्ति बोलते हैं। ठीक है। यहां पर कोशिका भित्ति किसके चारों ओर है? तो बैक्टीरियल कोशिका के चारों ओर है। अब इस कोशिका भित्ति के जस्ट नीचे, जस्ट आपको अंदर की ओर जो है, भीतर की ओर जो है, एक मेम्ब्रेन लाइक यानी झिल्ली के समान संरचना ये पीली कलर से आपको दिखाई दे रही है। इस पीली तरह की संरचना को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसी को हम बोलते हैं बेटा प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोलते हैं? प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। इतने समझ में आ गए कि नहीं? ओके। उसके जस्ट नीचे जो है, यहाँ पर आपको ये बिल्कुल गुचुड़ मुचुड़ आपको संरचनाएं दिख रही है ना, और इस गुचुड़ मुचुड़ संरचना को बेटा हम बोलते हैं डीएनए। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? डीएनए। और यही होता है बेटा आनुवांशिक पदार्थ होता है। क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ होता है। क्या होता है बेटा? आनुवांशिक पदार्थ होता है। इस गुचुड़ मुचुड़ संरचना को हम क्या बोलते हैं? आनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। और इसी जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ में भित्ति होनी चाहिए, एक मेम्ब्रेन होनी चाहिए, जो कि इसमें आपको बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। ये डीएनए ही जो है इस कोशिका को जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका से जो है अलग कर देता है, क्योंकि इस डीएनए के चारों तरफ किसी भी प्रकार की सुरक्षात्मक कवच नहीं पाई जाती है। इस सुरक्षात्मक कवच के आधार पर ही इसको जो है दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन सा? प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो? आपको क्या है? इसके चारों तरफ इस तरह से कोई मेम्ब्रेन आपको दिख रही है? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही। तो जब मेम्ब्रेन नहीं दिखाई दे रही, मतलब इसमें क्या है? ये संरचना एक ऐसी संरचना है जो कि अविकसित कोशिका को दर्शाता है। अब बेटा कोई भी कोशिका हो, उसके चारों तरफ, उसके अंदर जो है एक द्रव भरा रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, या साइटोप्लाज्म को ही हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कोशिका द्रव्य बोलते हैं। ओके, इतना समझ में आया कि नहीं है? अब क्या होता है कि इसमें बहुत छोटे छोटे से जो है वॉल लाइक या टैबलेट लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। इन डॉट लाइक स्ट्रक्चर को हम बेटा बोलते हैं राइबोसोम। और ये जो राइबोसोम इसमें है, तो ये जो है क्या होते हैं? 70S टाइप का राइबोसोम होता है। ध्यान रखना, राइबोसोम भी दो प्रकार का होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाने वाला जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का होता है। ध्यान रखना, इसको हम एक नाम से और जानते हैं। ये राइबोसोम जो होता है बेटा, ये प्रोटीन फैक्ट्री का भी काम करता है। किसका काम करता है? प्रोटीन निर्माण का भी काम करता है। यानी एक तरह से बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री का काम करता है। तो प्रोटीन फैक्ट्री को आपको पता है कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर भी आप देखोगे कि प्रोटीन फैक्ट्री कौन कहलाता है? तो किसको बोल रहे हैं अपन? राइबोसोम को बोल रहे हैं। तो यहाँ पर यदि आप देखोगे कि सबसे यूनिक चीज यहाँ पर ये है कि यहाँ पर प्रोटीन खुद बना रहा है, खुद सिंथेसाइज कर रहा है। कौन सिंथेसाइज कर रहा है? सेल कर रही है। सेल के अंदर कौन कर रहा है? राइबोसोम कर रहा है। इन्हें चीजें क्लियर हुई?
उसके बाद यहाँ पर बिल्कुल पूंछ जैसी संरचना आपको टेल लाइक स्ट्रक्चर जो है आपको दिखाई दे रही है, और इस टेल लाइक स्ट्रक्चर को हम जो होते हैं फ्लैजिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फ्लैजिला बोलते हैं। इस पूंछ के समान संरचना को जो है, इस टेल के समान जो संरचना है, इस पूंछ के समान संरचना को हम क्या बोलते हैं? फ्लैजिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैजिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फ्लैजिला बोलते हैं। इतनी चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, तो इस पूंछ के समान संरचना को हम बोलते हैं फ्लैजिला। साथ में और इसमें रोम लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये अपने शरीर में ये रोम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, तो इन रोम लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पिलाई या पिलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिलाई, ठीक है, या पिलस बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं चीजें समझ पाए। तो ये आपको जो संरचना आपको सामने दिखाई दे रही बेटा, तो ये किसकी दे रही है? ये प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना है, और ये एक अविकसित कोशिका है, अपूर्ण रूप से विकसित कोशिका, अविकसित कोशिका है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आगे यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट कोशिका की ओर चलते हैं, तो ये हमारे सामने रखी है पादप कोशिका। क्या रखी गई है? पादप कोशिका रखी गई है। ठीक है, तो यहां पर यदि हम बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं? प्लांट सेल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्लांट सेल की बात करते हैं, या इसी को हम बोलते हैं पादप कोशिका बोलते हैं। अब बेटा यहाँ पर ये जो पादप कोशिका है, प्लांट कोशिका है, तो यहाँ पर ये क्या है बेटा? पूर्ण रूप से विकसित कोशिका है। कैसी है? पूर्ण रूप से विकसित कोशिका है, यानी वेल डेवलप्ड कोशिका है। अब इस डेवलप्ड कोशिका में यदि हम बात करते हैं, तो सबसे बाहरी सुरक्षात्मक जो कवच होगी वो भी भित्ति होगी। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि जो सबसे बाहरी इसके सुरक्षात्मक कवच होता है, इसके सबसे बाहरी ये जो सुरक्षात्मक कवच आपको दिखाई दे रहा है, ये तो ये इस सुरक्षात्मक कवच को हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल या कोशिका भित्ति बोलते हैं। तो यहां पर बेटा इस सुरक्षात्मक कवच का नाम क्या है? सेल वॉल या कोशिका भित्ति बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोशिका भित्ति बोला जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कोशिका भित्ति बोलते हैं। कोशिका भित्ति बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं है? पक्का? ते क्या होता है? कोशिका भित्ति होती है। इसके बाद कोशिका भित्ति के अंदर और जाते हैं। जैसे आप देखते हो कि हमारा जो घर है, तो घर के चारों ओर क्या होती है? एक वॉल होती है। वॉल के अंदर जाओगे तो सब वॉल होती है ना? सब वॉल का मतलब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा बच्चा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको दिखाई देगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या दिखाई देगा बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या दिखाई देगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। क्या बोलेंगे? प्लाज्मा झिल्ली। समझ में आ गया कि नहीं आया? ठीक है, अब प्लाज्मा झिल्ली के जस्ट नीचे जाते हैं। ध्यान रखना, बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं। तो पहला क्या है? कोशिका भित्ति। दूसरा क्या है? कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट अंदर जाते हैं, तो सबसे पहले हमें कुछ, जैसे ही आप जाते हो तो आप घर के अंदर जाओगे तो सबसे पहले किचन झांकने थोड़ी चले जाओगे, बने जो आपको सबसे बड़ा संरचना देखे। जैसे ही आप इंटर किए, पता चला एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है ना, जो बिल्कुल खाली पड़ा है। तो ऐसे ही यहाँ पर जब हम अंदर से बाहर की ओर एंटर किए, तो यहाँ पर हमें एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे दिया, है ना, खाली स्थान दिखाई दे दिया। और इस खाली स्थान का नाम होता है बेटा, इस खाली स्थान का नाम होता है रिक्तिका। क्या होता है? रिक्तिका। और रिक्तिका को ही हम बोलते हैं वैक्यूल। क्या बोलते हैं? वैक्यूल बोलते हैं। ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर जैसे ही हम अंदर गए तो पहला हमें बड़ा सा खाली स्थान मिला, और उस बड़े से खाली स्थान को हम क्या बोलते हैं? रिक्तिका बोलते हैं। ठीक है, अब इस रिक्तिका के बाद एक और बड़ा सा हमें बिल्कुल चमचमाता हुआ संरचना आपको दिखाई दिया। उस चमचमाती हुई संरचना को जो है हमने नहीं, साइंटिस्टों ने बोला क्या? केंद्रक। क्या बोला? केंद्रक।
तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है बड़ा सा, ये जो संरचना दिख रही है, ये संरचना जो आपको दिखाई दे रही है, आपके नजर आ रही होगी, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं बेटा? केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब क्या हुआ कि केंद्रक जो होता है अपने सहपाठियों और साथ साथ वालों को क्या करता है? लेकर चलता है। तो क्या हुआ कि केंद्रक के चारों ओर कुछ ट्यूब लाइक संरचनाएं दिखाई देती हैं। ट्यूब लाइक मतलब नलिका के समान संरचनाएं देखी दे जाती हैं। किसके चारों तरफ? केंद्रक के चारों तरफ। और उन नलिका की जो समान जो संरचनाएं हैं उनको दो वर्गों में बांट दिया। एक में जो है बिल्कुल चिकना सतह था और एक में उबड़ खाबड़ था। उबड़ खाबड़ था तो उसको बोल दिया रफ, खुरदुरा। उबड़ खाबड़ क्या बोलते? खुरदर बोलते ना, ये बहुत खुरदुरी जगह है ना। तो उस खुरदुरी जगह को क्या बोलते हैं? रफ। क्या बोलते हैं? रफ। ठीक है। और जो बिल्कुल प्लेन चिकना है बोलते हैं क्या? चिकनी सफा है ना। तो यहाँ पर वैसे ही है कि इस केंद्रक के चारों तरफ दो तरह के ट्यूब लाइक संरचना दिखाई दी। उन दो ट्यूब लाइक नलिका के समान संरचना में से एक संरचना खुरदुरी थी और एक चिकनी थी। तो जो खुरदुरी संरचना थी उस खुरदुरी संरचना को बोल दिया गया, जो है क्या बोला गया? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोला गया? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसी को बोलते हैं खुरदुरी अंतःप्रदब्बी जालिका। क्या बोला गया? खुरदुरी अंतःप्रद्रव्यीय जालिका, और जिसमें बिल्कुल चिकनी सतह थी तो उसको क्या बोला गया? चिकनी अंतःप्रद्रव्यीय जालिका। क्या बोला गया? चिकने वाले को क्या बोला गया? चिकनी अंतःप्रद्रव्यीय जालिका। क्या बोला गया? चिकनी अंतःप्रद्रव्यीय जालिका, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन चीजें समझ में आए कि नहीं आए? ठीक है। अब जिनमें ये जो है, इनमें जो डॉट डॉट जिसकी वजह से जो है खुरदुरा हुआ, तो उन डॉट के समान संरचनाओं को जो है इन्होंने क्या बोला? राइबोसोम बोला। क्या बोला बेटा? राइबोसोम बोला। ठीक है। तो इसमें वो जो खुरदुरी संरचना को बनाने का काम कर रहा है, डॉट के समान ये जो संरचनाएं इसमें पाई जाती है, इन डॉट के समान संरचनाओं को इन्होंने क्या बोला? राइबोसोम बोला। क्या बोला बेटा? राइबोसोम। अभी राइबोसोम मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो राइबोसोम बोला। क्या बोला? राइबोसोम बोला। क्या बोला बेटा? राइबोसोम बोला। ठीक है। अब क्या हुआ? राइबोसोम हो गया। अब क्या हुआ कि सभी ने अपना अपना काम अलग अलग तरीके से कर लिया। अब क्या हुआ कि जैसे हम और एक अंदर जाते हैं तो हमें एक जो है बिल्कुल स्पार्क करते हुए संरचना दिखाई दी। यानी जैसे आपने देखा होगा कि हमारे जो लाइट सप्लाई होती है, तो जहां से लाइट सप्लाई होती है तो उसको पावर हाउस बोलते हैं। जहां से हमारे घरों में लाइट आती है उसको बोलते हैं पावर हाउस। तो ये देखा गया, यहाँ से चारों तरफ तार ही तार गया है, वायर ही वायर गया है ना, और वहां पे स्पार्क करती हुई लाइट आपको चमचम, यानी जो है बिजली का जो है स्पार्क होते आपको संरचनाएं दिखी। तो आपने बोला, किसी से आपने पूछा कि ये क्या है, तो उसने बोला कि ये तो पावर हाउस है। तो ऐसे यहाँ पर भी जैसे हम कोशिका के अंदर इंटर किए तो देखे कि बहुत सारे वायर उसमें से निकले हुए थे, साथ में उसमें जो है लाइट जो है स्पार्क करती हुई नजर आई। तो हमने पड़ोसियों से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने बोला पावर हाउस, और उस पावर हाउस का नाम क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका के अंदर बेटा जो पावर हाउस मतलब जो बिजली प्रदान करने का काम करता है, जो सभी को बोलता है लो मेरे से ले लो जो बिजली, कितनी एनर्जी लेनी है तुम्हें, तो है ना एनर्जी। बिजली जो है एक तरह से क्या है? लाइट क्या है? एनर्जी है। तो बोलता है कि लो कितनी एनर्जी लोगे, है ना। तो यहाँ पर कौन है एनर्जी बनाने वाला, एनर्जी को प्रोड्यूस करने वाला? तो यहाँ पर एनर्जी को बनाने वाला और एनर्जी को देने वाले का काम क्या है? एनर्जी को प्रोड्यूस करना, और उस एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले का नाम क्या है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर बिजली
घर जो है कहलाता है, किसको हम बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं पावर हाउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, पावर हाउस बोलते हैं, बिजली घर बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया तो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि ठीक है मेरे से बिजली ले लो। तो यहीं पर एक दूसरा ऑर्गन है, एक दूसरी संरचना है, और वो चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि भैया तू एनर्जी तो बांट रहा है, लेकिन एनर्जी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, एनर्जी को मैं बनाने का काम कर रहा हूं, है ना। तू मेरे से एनर्जी लेगा तभी तो तू एनर्जी देगा किसी को। तो बोलता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, किसको, अपने पड़ोसी को। और उसका पड़ोसी एक था क्लोरोप्लास्ट। क्या था, क्लोरोप्लास्ट। और ये क्लोरोप्लास्ट क्या कर रहा था, ये जो हमारे सोलर एनर्जी है, कौन सी एनर्जी, सोलर एनर्जी यानी लाइट एनर्जी, सन से आने वाली जो एनर्जी है उसको खींच रहा था, अपनी ओर गेन कर रहा था, अवशोषित कर रहा था, है ना। तो ये जो अवशोषित करने वाली जो संरचना हमें नजर आई वो कौन सा था, तो अवशोषित करने वाली जो संरचना हमें दिखाई दी तो ये था क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट क्या काम कर रहा था, ऊर्जा निर्माण का काम कर रहा था, यानी प्रकाश संश्लेषण का काम कर रहा था। तो ये क्लोरोप्लास्ट क्या काम करता है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट का काम होता है, इसे हम बोलते हैं रसोई घर। क्या बोलते हैं, रसोई घर। तो जैसा आपने देखा होगा आपके किचन में क्या बनता है, खाना बनता है ना, तो यहाँ पर भी खाना बनाने का काम कौन कर रहा है, तो यहाँ पर रसोई घर का काम कौन कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट कर रहा है। कौन कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट। लेकिन इन्हीं में सबसे सभी जो है, जिस लिक्विड में सब लोग तैर रहे थे उस लिक्विड का नाम क्या था, साइटोप्लाज्म। क्या था, साइटोप्लाज्म। उसी को हम बोलते हैं बेटा कोशिका द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आया, पक्का आ गया। चलिए ठीक है, तो इसके बाद जो है आप देखोगे कि सब कुछ देखने के बाद हमें एक बिल्कुल चलता हुआ, चलता फिरता बिल्कुल जो है रस्सी बम जैसा एक संरचना दिखाई दी। किसके जैसे, रस्सी बम जैसे। आप देखते हो कि रस्सी बम के अंदर क्या भरा होता है, आरडीएक्स भरा होता है, यानी विस्फोटक पदार्थ भरा होता है। ठीक है, वो विस्फोटक पदार्थ ऐसा होता है कि यदि हम उसको अपने हाथों में रख ले और उसको हमारे हाथों में फोड़ दिया जाए तो हम खुद भी क्या कर सकते हैं, उसके साथ ऊपर की यात्रा में जा सकते हैं। ऐसे ही इसी कोशिका में बिल्कुल चलता फिरता हुआ जो है एक बम हमें दिखाई दिया। उस बम का नाम क्या था, लाइसोसोम। अब इसको हमने बम क्यों बोला, यहाँ पर ये जो लाइसोसोम होता है ना, लाइसोसोम, लाइसोसोम। अब लाइसोसोम को मैंने चलता फिरता बम क्यों बोला, उसका रीजन ये है क्योंकि ये पाचक एंजाइम रखा रहता है, सभी से बोलता है बेटा मेरे से दूर रहना। क्यों रहना, क्योंकि हम किसको कंटेन करके चल रहे हैं, विस्फोटक पदार्थ को, पाचक पदार्थ को। यानी यदि वही विस्फोटक पदार्थ और भारी मात्रा में हो तो देखते हो कितनी बड़ा, यानी कितनी भयंकर जो है ये क्या कर सकता है, तबाही ला सकता है ना। वहां पर रहने वाले जो जो उसके कांटेक्ट में, उसके संपर्क में आएंगे उतने लोगों को क्या कर सकता है, दबा देगा, उनको नष्ट कर सकता है। उसी तरह से ये लाइसोसोम होता है, जो इस लाइसोसोम के अंदर पाचक एंजाइम होता है तो वो क्या कर सकता है, इस पूरी कोशिका को क्या कर सकता है, नष्ट कर सकता है, पचा सकता है। समझ में आया, यानी पूरी कोशिका को डैमेज कर सकता है। इसलिए जो है एक तरह से ये चलता फिरता हुआ बम माना जाता है। मतलब ये क्या करता है, पाचक एंजाइम जो है, पाचक एंजाइम जो है, पाचक एंजाइम जो है इसको कंटेन करके रखता है, ये संग्रह करके रखता है, जिसका यूज ये क्या करता है, कोशिकाओं के पाचन या डाइजेशन के लिए उपयोग करता है। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। तो इतनी चीजें क्लियर हुई आपको कि नहीं। अब इसी में एक और संरचना होती है जिसका नाम है उस बम को बनाने वाले संरचना, यानी उस विस्फोटक को बनाने वाला जो संरचना था तो ये था गोल्गी बॉडी।
क्या था, गोल्गी ऑपरेटस जिसको हम बोलते हैं, गोल्जी काय जिसके बोलते हैं। उस बम को, चलते फिरते हुए बम को बनाने वाले संरचना का नाम क्या था, गोल्जी काय था। क्या नाम था बेटा, गोल्जी काय था। समझ में आया कि नहीं है? यानी जो लाइसोसोम को बनाने वाली संरचना का नाम क्या होता है, गोल्जी काय होता है। तो यहाँ पर ये पूरे जो सेल ऑर्गेनेल्स आपको दिखाई दे, कोशिका अंगक दिखाई दे, तो हर कोशिका अंगक का एक अपना अपना महत्व है, एक अपना अपना इंपोर्टेंस है, जो क्या करता है, एक अपना अलग ही रोल प्ले करता है किसके अंदर, कोशिका के अंदर। और इन्हीं के सभी के कॉम्बिनेशन के सभी की वजह से जो है कोशिका एक सुचारू रूप से हमारे शरीर में काम करने का कार्य कर रही है। ठीक है, तो बेटा ये आपने जब देखा किसका, पादप कोशिका। इसी तरह से यदि हम दूसरी यहाँ पर हमारे सामने जो कोशिका रिप्रेजेंट हुई है, प्रस्तुत हुई है, इस कोशिका को हम बोलते हैं बेटा जंतु कोशिका, जिसको हम बोलते हैं एनिमल सेल। क्या बोलते हैं, एनिमल सेल। यानी जंतु कोशिका बोलते हैं। अब ये जो जंतु कोशिका है, इसके सराउंडिंग में क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली होती है। जंतु कोशिका में कभी भी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इस चीज का बहुत बड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप एनिमल हो, हम भी एनिमल हैं, हम सभी एनिमल हैं। क्यों एनिमल है, क्योंकि हम सबसे उच्च कैटेगरी में आते हैं। एनिमल की कैटेगरी में, जंतुओं की कैटेगरी में हम सबसे हायर कैटेगरी में आते हैं। तो हमें केवल क्या पाई जाती है, यहाँ पर देखोगे क्या है, मेम्ब्रेन है। क्या है, मेम्ब्रेन है, बॉल नहीं है। क्या कठोर, आपका शरीर कठोर है, बिल्कुल पत्थर जैसे है, बिल्कुल नहीं है। आपका जो शरीर है फ्लेक्सिबल है, लचीला है ना, कभी भी कठोर नहीं होता है। तो यहाँ पर ये जो आपके सामने कोशिका रिप्रेजेंट की गई है, प्रस्तुत की गई है, यहाँ पर इस कोशिका में चारों तरफ इसको कवर करने वाली जो संरचना होती है, इसको चारों तरफ से ये कवर करने वाली जो संरचना होती है, इस संरचना को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा, इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस पूरी कोशिका को कवर करने वाली संरचना को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। अब सेम जैसे उधर उसमें हमने देखा था प्लांट कोशिका में, पादप कोशिका में, कि जब अंदर से बाहर की ओर गए तो हमें कुछ संरचनाएं दिखाई दी, तो यहाँ पर भी एक संरचना दिखाई दी, और उस संरचना का नाम था, ये बड़ी सी संरचना जो हमें दिखाई दे रही थी, इस संरचना का नाम था वही न्यूक्लियस, जिसको हम बोलते हैं केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, केंद्रक बोलते हैं। इस बड़ी संरचना को हम क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर आप कि केंद्रक के चारों ओर फिर से वही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगी, नलिका के समान संरचनाएं दिखाई देंगी। तो उनमें से कुछ जो है खुरदुरी होंगी और कुछ क्या होंगी, चिकनी होंगी। तो जो खुरदुरी होंगे, जिनमें राइबोसोम पाया जाता है, जिनमें राइबोसोम उपस्थित होता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर ये क्या है, बिल्कुल खुरदुरी है। तो इस खुरदुरी संरचना वाले को हम क्या बोलते हैं, खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, खुरदुरी खुरदुरी अंतः प्रद्रव्य जालिका, खुरदुरी अंतः प्रद्रव्य जालिका। ठीक है, और जिसमें जो है किसी तरह की संरचना नहीं थी, तो उसको क्या बोला, चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका। क्या बोलते हैं, चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका। क्या बोलते हैं, चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका। समझ में आया कि नहीं है? अब इनमें जो कि खुरदुरी पल लाने का काम कर रहे हैं, डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, राइबोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइबोसोम
सोम बोलते हैं। और ये जो राइबोसोम होते हैं बेटा, ये 80S टाइप का होता है। कैसा होता है? 80S टाइप का राइबोसोम होता है। जैसा आपने देखा होगा कि जो कि आपने देखा था प्रोकैरियोटिक में, तो उसमें 70S टाइप का राइबोसोम होता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो होता है 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। समझ में आया? अब उसी तरह से यहाँ पर भी चलता फिरता आपको बॉम्ब नजर आ जाएगा। उस चलते फिरते हुए बॉम्ब का आपको नाम हमने बता दिया था कि चलते फिरते हुए बॉम्ब का नाम क्या है बेटा? लाइसोसोम है। क्या नाम है? लाइसोसोम है। लाइसोसोम का काम क्या होता है? कोशिकाओं को डाइजेस्ट करना, पाचन करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है बेटा? लाइसोसोम दिख रहा है। क्या दिख रहा? लाइसोसोम दिखाई दे रहा। ठीक है, तो यहां पर लाइसोसोम का काम क्या होता है? कोशिकाओं को पाचन करना। ठीक है, अब क्या होता है? यहां पर भी एक पावर हाउस आपको दिखाई देगा, और उस पावर हाउस को हम वही नाम से जाने जाएंगे। किस नाम से बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से हम यहां पर भी इसको पहचानते हैं, जो कि पावर हाउस का काम करता है। ठीक है, अब इसमें लिक्विड भरा होता है, तो उस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं बेटा? कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं, या इसी साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य बोलते हैं। कोशिका द्रव्य बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आगे यहां पर एक और संरचना होता है। यहां पर ये संरचना आपको दिखाई देगा। इस संरचना को हम बोलते हैं सेंट्रियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सेंट्रियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल बोलते हैं। सेंट्रियोल बोलने का काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है? ये कोशिका विभाजन कराता है। कोशिका विभाजन कराता है। कोशिका विभाजन में सहायक होता है। समझ में आया बच्चा? तो यहां पर सेंट्रियोल का काम क्या होता है? कोशिका विभाजन में सहायता प्रदान करना। इन्हें समझ में आया? अब यदि आप देखोगे तो वही अभी बॉम्ब को बनाने वाली संरचना का नाम क्या होता है? गोल्गी काय होता है। क्या होता है? गोल्गी काय होता है। समझ में आया कि नहीं है? क्या होता है बेटा? गोल्गी काय होता है। तो ये कंप्लीट संरचना जो आपके सामने यहाँ पर हमने दिखाया है, और ये कंप्लीट संरचना जो होती है बेटा, ये किसकी होती है? ये कंप्लीट संरचना होती है जंतु कोशिका की, जिसको हम बोलते हैं एनिमल कोशिका। तो क्या एक चीज यहाँ पर आपने समझा कि क्या इसमें आपको कहीं भी मानव का नाम आया है? बिल्कुल नहीं आया है। यहाँ पर केवल किसका नाम आया है? एनिमल का। तो मतलब मानव की कोशिका भी इसी तरह से होगी, मतलब हम भी इसी में आते हैं, जंतु में ही आते हैं, है ना? तो यहाँ पर मानव का, ह्यूमन का कहीं भी नाम नहीं लिया गया है, केवल जंतु कोशिका की बात की गई है। तो जंतु कोशिका में इस तरीके से ये संरचनाएं जो होती हैं पाई जाती हैं। ओके, तो ये चीजें हमने क्या बोला? इसको हम यूकैरियोटिक कोशिका, जो कि डेवलप्ड कोशिका, पूर्ण रूप से विकसित कोशिका है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, आगे यदि हम बात करते हैं तो अगला क्या आता है? डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, अब यदि हम प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर की बात करते हैं, डिफरेंस की बात करते हैं, तो चलिए कर लिया जाए। तो एक साइड हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक, और एक साइड हम बात करते हैं यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका। और इधर हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहीं पर हम थोड़ा सा जो है किसकी बात कर लेते हैं? लक्षण की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? लक्षण की बात कर लेते हैं। कौन से लक्षण जो है इन दोनों को जो है एक दूसरे से जो है डिफरेंशिएट करने वाले होते हैं, यानी विभेदित करने वाले होते हैं। तो चलिए हम इन लक्षणों की भी चर्चा कर ही लेते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां पर ये यदि आप देखेंगे तो ये जो है
प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में हमने क्या कर दिया, लाइनें खींच दी कि जिससे हम क्या कर पाए, प्रॉपर्ली सेपरेट कर पाए, अलग कर पाए। इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए चलते हैं अपने मंजिल की ओर। पहला है आकार। पहला है आकार, साइज की बात कर ली जाए तो प्रोकैरियोटिक का आकार जो होता है, इसका आकार सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म मतलब क्या, छोटा होता है, बहुत ही सूक्ष्म होता है, ठीक है। और इसका आकार अपेक्षाकृत अधिक बड़ा होता है। मतलब कि इसका आकार जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका से बड़ा होता है, ठीक है। चलिए दूसरी बात करते हैं, केंद्रक की बात करते हैं। केंद्रक या केंद्रक झिल्ली की बात करते हैं, ठीक है। इसमें जो होता है सुविकसित केंद्रक अनुपस्थित होता है। अर्थात केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, ठीक है। और इसमें जो होता है सुविकसित जो है केंद्रक पाया जाता है, सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, अर्थात केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। मतलब यदि आप देखोगे कि इसमें आकार क्या होता है, छोटा, इसका आकार बड़ा होता है। इसमें क्या होता है, सुविकसित केंद्रक जो होता है अनुपस्थित होता है, अर्थात केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है। इसमें जो है सुविकसित केंद्रक जो होता है पाया जाता है, अर्थात केंद्रक के चारों ओर झिल्ली पाई जाती है। अगला हम देखते हैं श्वसन अंग। किसकी बात करते हैं बेटा, श्वसन अंग की बात करते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक में इनमें क्या होता है, श्वसन अंग जो है क्या पाया जाता है, इसमें श्वसन अंग जो होता है मीजोसोम होता है। मीजोसोम पाया जाता है। और इनमें जो होता है, इनमें श्वसन अंग माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद यदि श्वसन अंग की बात हो गई हो तो आगे यदि हम बात करते हैं तो अगला जो बात करते हैं राइबोसोम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, राइबोसोम की बात करते हैं। राइबोसोम की बात करते हैं तो इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। और इसमें
एस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। समझ में आया कि नहीं? पक्का? तो ये कुछ डिफरेंसेस है, जो अंतर है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच में क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये किसकी बात हो गई? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की बात हो गई। अगला इसी तरह से पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच है। तो इसमें यदि हम देखते हैं तो पहले हम सबसे पहले क्या देखेंगे? लक्षण देखेंगे। फिर उसके बाद क्या देखेंगे? पादप कोशिका की बात करेंगे। फिर उसके बाद किसकी बात करेंगे बेटा? जंतु कोशिका की बात करेंगे। ठीक है? तो आपने देखा यहां पर कि जो पादप कोशिका है जंतु कोशिका से किस तरीके से डिफरेंसेस शो करती है, अंतर प्रदर्शित करती है, उसके बारे में हम यहां पर चर्चा करते हैं। ठीक है बेटा? तो यदि हम देखें तो इनमें क्या डिफरेंसेस हैं उसको जरा एक बार देखते हैं। ठीक है? तो यदि हम यहां पर सबसे पहले किसकी बात की जाए? कोशिका भित्ति की। कोशिका भित्ति की बात की जाए। ठीक है? तो पादप कोशिका में इसमें जो होता है कोशिका भित्ति पाई जाती है और इसमें जो होता है कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। ठीक है? अगला यदि हम बात करते हैं, दूसरा पॉइंट यदि हम देखते हैं तो दूसरा हमारा जो पॉइंट है तो वो है कोशिका झिल्ली की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कोशिका झिल्ली की बात करते हैं। तो यहां पर यदि हम कोशिका झिल्ली की बात करते हैं तो इसमें क्या पाया जाता है? प्लाज्मा झिल्ली। झिल्ली पाई जाती है। और इसमें क्या होता है? इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ठीक है? इधर समझ में आ गया होगा कि पहले वाले में कोशिका भित्ति यानी पादप में कोशिका भित्ति, जंतु में कोशिका जो है भित्ति अनुपस्थित, फिर पादप में कोशिका जो है झिल्ली अनुपस्थित, जंतु में कोशिका झिल्ली उपस्थित। ठीक है? इसमें कोशिका झिल्ली की जगह में क्या होता है? प्लाज्मा झिल्ली। अगला यदि हम देखते हैं थर्ड क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। ठीक है? क्योंकि पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण करते हैं इसलिए इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो क्या होगा? इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है? और जंतुओं में क्या होता है? इनमें क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है। ठीक है? इन्हें समझ में आया कि नहीं है? अगला यदि हम देखते हैं फोर्थ, क्लोरोप्लास्ट के बाद आता है सेंट्रियोल। क्या आता है बेटा? सेंट्रियोल। तो ध्यान रखना क्या किसकी बात कर रहे हैं? सेंट्रियोल की बात कर रहे हैं। सेंट्रियोल की बात कर रहे हैं। तो इनमें सेंट्रियोल ठीक है? सेंट्रियोल क्या होता है? अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित होता है।
ठीक है। और जंतुओं में क्या होता है, इनमें सेंट्रियोल पाया जाता है। इन्हीं चीजें समझ में आए कि नहीं आए? पक्का। तो ये जो है कुछ डिफरेंसेस है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जो कि पाई जाती है। अगला एक और डिफरेंस है जिसका नाम है रिक्तिका। यदि हम देखते हैं फिफ्थ जो है, किसकी बात करते हैं, रिक्तिका की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, रिक्तिका की। तो पादप कोशिका में क्या होती है, इसमें रिक्तिका, इसमें रिक्तिका इसमें रिक्तिका पाई जाती है। इसमें रिक्तिका अनुपस्थित होती है। इन्हीं चीजें क्लियर हुई। तो ये क्या है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कुछ डिफरेंसेस है, भिन्नताएं हैं जो कि एक दूसरे को क्या करती है, डिफरेंशिएट करती है, अलग करती है। ठीक है। तो बेटा ये क्या हो गई, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर हो गई। अगला यदि हम देखते हैं, इन्हीं में पाया जाने वाला साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, कोशिका द्रव्य क्या होता है, कोशिका में भरा हुआ वह द्रव्य जिसमें अन्य कोशिकांग उपस्थित होते हैं, वह कई रासायनिक या भौतिक क्रियाएं संपन्न होती है, वहां पर कई रासायनिक और भौतिक क्रियाएं संपन्न होती है, कोशिका द्रव्य कहलाता है। मतलब क्या हुआ बेटा कि जो कोशिका आपने अभी देखा, पादप कोशिका देखा, जंतु कोशिका देखा और प्रोकैरियोटिक कोशिका देखा, तो उनके अंदर जो द्रव भरा था, लिक्विड भरा था, है ना, पानी जैसी जो पदार्थ भरा था, उसे हम कोशिका द्रव्य बोलते हैं। और ये जो कोशिका द्रव्य होता है बेटा, इसके अंदर जितने भी कोशिकांग होते हैं, कोशिकांग का मतलब जैसे हमारी बॉडी में अंग है, हाथ है, पैर है, नाक है, ये जो है अंग है हमारे, उसी तरह कोशिका के अंदर भी कोशिकांग होते हैं, वो सभी उसके अंदर उपस्थित होते हैं। किसके अंदर उपस्थित होते हैं, कोशिका द्रव्य के अंदर उपस्थित होते हैं। इन्हें समझ में आए। अब इनका काम क्या होता है, कोशिका द्रव्य के कार्य क्या होता है, यह कोशिकांगों के मध्य पदार्थों के विनिमय में सहायक करते हैं। मतलब क्या हुआ, कोशिका द्रव्य का काम क्या होता है, तो कोशिकांगों के मध्य पदार्थों का विनिमय में सहायक, मतलब एक कोशिकांग से दूसरे कोशिकांग में जो पदार्थों का आदान प्रदान होता है, उसमें ये क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। उसके बाद यह आवश्यक गुणों जैसे अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, विटामिन, आयरन आदि के लिए क्या करता है, भंडार गृह की भांति कार्य करता है। मतलब क्या करता है, ये जो कोशिका द्रव्य होता है, ये क्या करता है, ये अमीनो अम्ल को स्टोर करता है, ग्लूकोज को स्टोर करके रखता है, विटामिन को स्टोर करके रखता है, आयरन को स्टोर करके रखता है। इन सभी को ये क्या करता है, एक तरह से स्टोर रूम, जैसे सबके घर में, आपके घरों में भी स्टोर रूम होगा जो कि कई सारे सामानों को स्टोर करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर ये एक तरह से भंडार गृह, स्टोर रूम की तरह कार्य करता है, जो इन पदार्थों को क्या करता है, स्टोर करके रखने का कार्य करता है। दूसरा, यह कुछ उपापचयी पदार्थों, ठीक है, यह कुछ उपापचयी पथों के कार्यस्थल के रूप में कार्य करता है, जैसे ग्लाइकोलाइसिस। मतलब क्या होता है, इसमें कुछ उपापचयी पथ होते हैं, यानी उपापचयी क्रियाएं होती हैं, उसमें से क्या होती है, ग्लाइकोलाइसिस। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन जो होती है, उपापचयी क्रिया होती है ना। तो जो उपापचयी क्रियाओं में ही ग्लाइकोलाइसिस जो होती है वो कहां पर होती है, कोशिका द्रव्य में होती है। तो आपसे कभी कभी यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि कोशिका द्रव्य में कौन सी उपापचयी क्रिया होती है, तो बेटा ग्लाइकोलाइसिस होती है। क्या होती है, ग्लाइकोलाइसिस होती है। इन्हें समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद हम आता है कोशिकांग। कोशिकांग क्या होता है, अभी अभी हमने बताया कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंगों को हम जो है कोशिकांग कहते हैं। ठीक है। ये जो कोशिकांग होते हैं बेटा, इनको 3 कैटेगरियों में बांटा गया है, 3 जो है तरह से बांटा गया है। पहला जो कैटेगरी है, फर्स्ट है जो है एक एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग।
एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग। एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग का मतलब होता है जिनके चारों तरफ केवल एक झिल्ली पाई जाती है, उसे हम बोलते हैं कोई एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग। जैसे मान लीजिए पहला हो गया क्या, लाइसोसोम। लाइसोसोम। दूसरा यदि हम बी की बात करते हैं तो अंतः प्रद्रव्यीय जालिका, जिसको हम क्या बोलते हैं, ईआर बोलते हैं। फिर हम यदि देखते हैं तो गोल्गी काय बोलते हैं, ठीक है, या जिसी को हम शॉर्ट में जीबी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद यदि हम देखते हैं तो ये हो गया। फिर इसी के साथ यदि हम देखते हैं वैक्यूल, क्या होता है, वैक्यूल भी एकल झिल्ली युक्त संरचना, केवल एक मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है, तो वैक्यूल भी इसी में आता है, ठीक है। इसी तरह से जो है सेंट्रियोल, जो है सेंट्रियोल, या इसी को हम बोलते हैं, क्या हो गया, लाइसोसोम हो गया, अंतःप्रद्रव्य जालिका, गोल्गी काय, वैक्यूल, ठीक है। अभी इतने देखो, ठीक है। तो ये जो संरचनाएं होती है किसमें होती हैं, एक झिल्ली युक्त होती हैं। दूसरी हम संरचना देखते हैं दोहरी झिल्ली युक्त है, दोहरी झिल्ली युक्त संरचना। तो दोहरी झिल्ली युक्त में देखिए ज्यादा तो नहीं है, बट आपको याद करना है, सबसे पहला जो होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक ऐसा संरचना है जो दोहरी झिल्ली युक्त संरचना के रूप में पाया जाता है। दूसरा जो होता है संरचना, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और तीसरी संरचना जो होती है जिसका नाम है केंद्रक बोलते हैं, ठीक है। तो ये केवल 3 संरचनाएं जो है जो दोहरी झिल्ली युक्त संरचना को प्रदर्शित करती हैं, डबल मेम्ब्रेनस संरचना को एक्सप्लेन करती हैं, यानी जिनके चारों तरफ जो है दोहरी झिल्ली पाई जाती है, ये 3 संरचनाएं होती हैं। अगला जो है थर्ड यदि हम बात करते हैं, यानी झिल्ली रहित, क्या होती है, झिल्ली रहित संरचना, रहित संरचना। तो झिल्ली रहित संरचना, झिल्ली रहित संरचना का मतलब क्या होता है बेटा, जिसमें चारों तरफ किसी तरह की मेम्ब्रेन या किसी तरह की झिल्ली नहीं पाई जाती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, झिल्ली रहित संरचना बोलते हैं। इसमें जो झिल्ली रहित संरचना है बेटा, इसमें क्या क्या होता है ये वो देखते हैं। तो यहाँ पर झिल्ली रहित संरचना में पहला जो संरचना होती है उसका नाम क्या है, राइबोसोम होता है। क्या नाम होता है बेटा, राइबोसोम। जो राइबोसोम होता है वो क्या होता है, झिल्ली रहित संरचना होता है, मतलब इसके चारों तरफ किसी तरह की झिल्ली नहीं पाई जाती है। दूसरा जो संरचना है उसका नाम क्या होता है, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल क्या होता है, तो ये जंतु कोशिका में पाए जाने वाला कोशिका विभाजन करने वाला एक संरचना होता है जो कि क्या करता है, सेंट्रियोल का कार्य करता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला यदि हम संरचना की बात करते हैं, अगला जो हमारा संरचना है वो क्या है, केंद्रिका। क्या होता है, केंद्रिका। अब ये केंद्रिका का काम क्या होता है, केंद्रिका जो है केंद्रक के अंदर, केंद्रिका जो होती है केंद्रक के अंदर पाई जाने वाली एक संरचना होती है जो कि किसका काम करती है, ध्यान रखने, जो गुणसूत्रों को बनाने का या गुणसूत्र निर्माण का एक तरह से कार्य करती है, जो केंद्रिका का कार्य करती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो सेल ऑर्गेनेल्स है, कोशिका अंगक जो होते हैं, कोशिका के अंदर पाए जाने वाली जो संरचना है उनको 3 भागों में विभाजित किया गया, जो कि पहला है एकल झिल्ली युक्त, जिसमें केवल सिंगल झिल्ली पाई जाती है, सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है। दूसरा जो है डबल मेम्ब्रेनस, जिसमें 2 झिल्ली पाई जाती है, डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। और तीसरा जो होता है क्या होता है, जिसमें कोई मेम्ब्रेन या कोई झिल्ली
नहीं पाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, झिल्ली रहित संरचना। इतनी समझ में आया कि नहीं आया? ओके, तो ये है हमारा कोशिका अंगक तथा कोशिका के प्रकार। तो बच्चों आपने देखा कि जो हमारी कोशिका है, जैसे जैसे उसका विकास हुआ वैसे वैसे उसकी कॉम्प्लिसिटी जो है, यानी जो है जिसको हम बोलते हैं कठोरता जो है बढ़ती गई, है ना। तो आपने देखा कि जो कोशिका है उसको हम जो उसके आकार के आधार पर दो तरह से बांट दिए हैं और उसके कार्यों के आधार पर भी हम दो तरह से बांटे हैं। साथ में उसके अंदर पाए जाने वाले जो कोशिकांगक होते हैं उनको दो भागों में विभाजित, तीन भागों में विभाजित कर दिया गया, जिसको हम जो है कोशिका झिल्ली युक्त में से एकल झिल्ली युक्त, दोहरी झिल्ली युक्त और झिल्ली रहित के रूप में बांटते हैं। तो आपने यूनिक चीज क्या देखा इसमें? तो यूनिक चीज आपने देखा कोशिकाओं का विभाजन और उसका कार्यस्थल। तो बच्चों अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए, साथ में अपनी पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए, हमारे से जुड़े रहने के लिए आज ही फ्यूके एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें। साथ ही हमारे जो चैनल है यूट्यूब चैनल फ्यूके एजुकेशन को अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें और अपना राय, अपना कमेंट हमारे वीडियो पर अवश्य दिया करें, जिससे हमें ये पता चल सके कि आप हमारी वीडियो जो है देख रहे हैं और उसमें क्या आपको कमियां लग रही हैं, उस कमियों के बारे में जरूर बताया करें। तो बच्चों मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। जय हिंद बच्चों।